नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। यूपी हरियाणा में महसूस किए झटके रिएक्टर स्केल पर 4 तीव्रता मापी गई है। नई दिल्ली के करीब रहा भूकंप का केंद्र। के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप सवेरे 5.36 बजे आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। तो दिल्ली में देखिए किस तरीके से एनसीआर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस हुए। दिल्ली में 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र मापा गया। धौला कुआं में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के पास इसका केंद्र था। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में घरों से बाहर निकले हैं लोग। तो दिल्ली एनसीआर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, सुबह लगभग 5:30 बजे कुछ इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में 5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा। धौला कुआं में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के पास ये केंद्र था। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में घरों से बाहर निकले हैं लोग। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप की तीव्रता कुछ पॉइंट्स और तेज होता तो तबाही मच सकती थी। तो 2015 में यहाँ भी 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। दिल्ली जोन 4 में है, जो दूसरा संवेदनशील इलाका माना जाता है। यमुना नदी के पास वाले हिस्से को खतरनाक जोन बताया जाता है। जोन 4 में लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, दिल्ली बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो हर लिहाज से दिल्ली में भूकंप आना कहीं ना कहीं अच्छा संकेत देता नजर नहीं आता। तो थोड़ा और तेज हुआ होता भूकंप तो कुछ भी हो सकता था। तो फिलहाल 4.0 की भूकंप का ये रिएक्टर के पास से मापा गया। नई दिल्ली के पास रहा। दिल्ली ही इसका केंद्र था, सेंट्रल दिल्ली ही था। गनीमत रही कि इसमें कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। इधर बिहार के बाद, दिल्ली के बाद बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। सुबह लगभग 8:02 पर बिहार में भूकंप आया। सिवान में 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। भूकंप में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से जो वस्तुएं हैं वो हिल रही थी, ये सभी ने देखा। दिल्ली से लेकर बिहार तक इस भूकंप को महसूस किया गया। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं, लेकिन लोगों में डर का माहौल, अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक भूकंप से हर कोई परेशान नजर आया। चलिए अब आपको बताते हैं कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, और कहीं ना कहीं ये भी जान लीजिए इस तबाही से कैसे दिक्कतें पैदा होती हैं। देखिए, भूकंप सेंटर में ही चक्के महसूस होते हैं। यदि 0 से लेकर 1.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है,
भूकंप सेंटर में ही देखिए भूकंप के ये झटके नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि 0 से लेकर 1.9 तक ये भूकंप के झटके आते हैं तो इसके अलावा अब ये समझिए, देखिए इसके अलावा यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे 2 से लेकर 3.9 में क्या होता है, इस पैमाने पर हल्के झटके महसूस होते हैं। 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक में महसूस होता है। इस झटके में तबाही की संभावना कम होती है। 2 से लेकर 3.9 मैग्नीट्यूड की हम बात करें, इस रिएक्टर स्केल पर नुकसान की संभावना थोड़ी होती है 4 से लेकर जब 5.9 का भूकंप आता है। देखिए 4 से लेकर 5.9 के मैग्नीट्यूड में क्या होता है, घर में रखा सामान हिल सकता है। इसके अलावा 6 से लेकर 6.9 का जब मैग्नीट्यूड भूकंप आता है तो इस पर तबाही की आशंका ज्यादा हो जाती है। ये तीव्रता हाई राइज इमारतों में सबसे ज्यादा होती है। ये तीव्रता हाई राइज इमारतों के नुकसानदायक होती है। हिमालय जोन में होने की वजह से दिल्ली एनसीआर ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हिमालय जोन में है इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 6 से लेकर 7 का हम जिक्र कर रहे हैं, 7 से लेकर 7.9 यानी कि 7.9 तक होता है। इतनी तीव्रता में इमारतें गिर तक सकती हैं, तो हर तरफ तबाही नजर आ सकते हैं जब 7 का भूकंप होता है, उतनी तीव्रता का भूकंप होता है। इसके अलावा देखिए 8 से लेकर 8.9 की मैग्नीट्यूड का भूकंप होता है, तब हर जगह सिर्फ तबाही आपको नजर आएगी। भूकंप का प्रभाव सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है, यानी कि जो आपका सेंटर होता है, सेंटर से जो आसपास का क्षेत्र होगा सैकड़ों किलोमीटर तक, उस पर इसका असर होगा। तो फिलहाल देखिए 9 से ज्यादा मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड से ज्यादा प्रभाव प्रलय ला सकता है। कैसे, देखिए सड़कें फट सकती हैं, पुल ढह सकते हैं, शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। ये असर होता है भूकंप का, कितना जो मैग्नीट्यूड भूकंप होता है असर डालता है, ये हम आपको बता रहे हैं। 9 से ज्यादा मैग्नीट्यूड तो सभी कुछ तबाह कर सकता है। जोन 1 समझ लीजिए, कौन कौन से डेंजर जोन में होते हैं, जोन समझिए। सबसे कम खतरनाक पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। जोन 1 में ये तमाम जो राज्य हैं वो आते हैं। इसके अलावा डेंजर जोन आपको तक बता ही रहे हैं। सबसे पहले जोन 1 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जोन में आप समझ लीजिए पश्चिम मध्य प्रदेश है, पूर्वी महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और उड़ीसा, ये जोन 1 में आते हैं यानी बच जाते हैं। जोन 2 में देखिए हल्के झटके की संभावना यहाँ होती है, जिसमें तमिलनाडु है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से इसमें शुमार है और पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है, ये जोन 2 में आते हैं, तो ये अलग जोन में जा रहे हैं। इसके अलावा जोन 3 में देखिए केरला, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी गुजरात, यूपी और एमपी के कुछ हिस्से जोन 3 में आते हैं। यहाँ भी भूकंप के हल्के झटके महसूस होते हैं। जोन 4 में तबाही का मंजर सबसे ज़्यादा हाई होता है, जिसमें दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी के कुछ हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर, मुंबई है और पश्चिमी गुजरात है, ये जोन 4 में आते हैं। तो यहाँ पे यदि भूकंप तेज आता है, तीव्र गति से आएगा, तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर तबाही का मंजर आप देख पाएंगे। जोन 5 में सबसे खतरनाक जोन में से शुमार, जिसमें गुजरात का कच्छ आता है, आपको याद होगा कच्छ में भुज में भूकंप किस तरीके से आया था। उत्तराखंड के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर के ज्यादातर भाग जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल जो ऊपर पूर्वोत्तर का भाग देख रहे हैं इसी जोन में आता है। जोन 1 में आपको वापस हम बता ही रहे हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो फिलहाल देखिए ये डेंजर जोन है, यानी कि जोन 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें इन जोन्स को बांटा गया है जहां पर मैग्नीट्यूड यदि सबसे ज्यादा होता है तब भूकंप के झटके और भी ज्यादा महसूस होते हैं। यदि इस जोन में हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया तो आप ये समझिए कि जान माल का नुकसान हो सकता है। तो देखिए सुशील कुमार जी भू वैज्ञानिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, देखिए एक वक्त ऐसा भी देखा था, मैं पिछले कुछ सालों में देखा था, यदि हम पिछले साल का जिक्र करते हैं तो भी यह देखा गया कि एक साल में बहुत से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इस साल की शुरुआत है और झटके जो है लगना शुरू हो गए हैं, तो क्या रीजन रहता है? क्योंकि क्या हम जोन 4 में हैं, दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है, इसीलिए वो ज्यादा प्रभावित होता है, क्या माने? ये बेसिकली साइस्मिक जोन 4 में तो है ही, 4 में है ये। और ये भूकंप में 4 ये मैग्नीट्यूड है, ये तीव्रता नहीं, तीव्रता अलग चीज होती है। तो ये मानिए आप कि यहाँ से बहुत सारे जो टेक्टोनिक फीचर्स हैं, जैसे जियोलॉजिकल टेक्टोनिक फीचर्स, जैसे दिल्ली हरिद्वार रिज है, तो वो बेसिकली स्ट्रेस एक्युमुलेशन का कॉज बन जाता है। और यहाँ से एक रीजनल फॉल्ट भी पास होता है, महेंद्रगढ़ देहरादून रीजनल फॉल्ट पास होता है। तो ये जो पहले झटके थे वो भी उसी से एसोसिएटेड थे, उस फॉल्ट से। तो इस तरह के छोटे झटके यहाँ स्वाभाविक है इस जोन में आना। अच्छा,
हमने दिल्ली एनसीआर का जिक्र करते हैं, हमने स्पेशली देखा होगा नोएडा में तमाम हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। वहाँ के लोग, जैसे कि आज हम भी जब सो रहे थे और ऑफिस आने के लिए जब मैं रेडी हो रही थी, तब झटके महसूस हमने किए। अच्छा, ऐसे जो बिल्डिंग्स होती हैं कितने जोन पे आपको नुकसान पहुंचाती है, मतलब क्या रिएक्टर स्केल रहा होगा तब नुकसान पहुंच सकता है? यानी कि हाई राइज अपार्टमेंट में अक्सर लोगों के मन में यही होता है, क्योंकि मेरा 24th फ्लोर है, सब हाई राइज अपार्टमेंट में मोस्टली रहते हैं, तो वो कैसे सतर्क रहे, उस वक्त हम क्या करें और ये हमारे लिए खतरनाक कब हो जाएगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो जोन है सेस्मिक जोन 4, इसमें इस तरह के मैग्नीट्यूड के जैसे 4 से 6 तक के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल में यदि देखें तो 1960 में यहाँ पर 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और उसके बाद में ये कुछ 22-23 जैसे आपने बताया अभी, बहुत सारे छोटे-छोटे झटके आए थे, सेवरल झटके आए थे इस जोन में, वो भी इसी फॉल्ट से एसोसिएटेड थे। पर तब भी ये एनालिसिस की थी सभी साइंटिस्ट ने कि ये इस तरह के झटके हैं स्वाभाविक है आना, और बिल्डिंग का तो जो कोडिंग है सेस्मिक जोन 4 के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। सेस्मिक जोन 4 में जिस तरह के झटके आ सकते हैं, जितने बड़े झटके आ सकते हैं, तो उसके अनुसार बिल्डिंग भी का जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जैसे आपने बताया हाई राइज बिल्डिंग, तो उसके स्पेसिफिक कोड्स बने हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बस उस पर निगरानी रखनी होगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जैसे जापान में होता है कि सेवरल अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो वहां पर भी लोग कोई कैजुअलिटी नहीं होती कि बिल्डिंग आता है, हिलती है, रुक जाती है। और दिल्ली में भी चूंकि मेन सेस्मिक बेल्ट जो हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बनी है और पूरी सेस्मिकली एक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 2400 किलोमीटर, ये बेसिकली पार्ट ऑफ द स्ट्रेस जो होता है इधर भी ट्रांसफर होता है इस साइड में, तो वो फॉल्ट भी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, जो ये मैंने बताया महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है, उसी वजह से यहाँ पर इस तरह के झटके आते हैं, और इस तरह के झटके ही स्वाभाविक है इस जोन में 4 से 6 मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम कि अमूमन हमने पिछले साल भी देखा था, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे सुशील जी, तो वहाँ पर सेवरल झटके आए थे। वो एक साल में कितने झटके भी आपको याद होगा दिल्ली एनसीआर महसूस किए गए थे, तब सभी जाने पे और सोचने मजबूर हो गए थे कि बैक टू बैक जो आ रहे हैं, ये सेवरल भूकंप आ रहे हैं, यानी कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, आखिरकार इसका रीजन क्या है? तो ऐसा रीजन क्या होता है जो बैक टू बैक आते हैं तब? नहीं, ये बेसिकली फॉल्ट एक्टिव है, थोड़ा सा जैसे मूवमेंट है, प्लेट डायनेमिक है हमारी, 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति करती है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, तो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होता है, तो जो ब्रेकिंग होती है शैलो लेवल पर हो रही है, जैसे ये केवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस डेप्थ से आया, तो शैलो लेवल पर जो ब्रेकिंग होती रहती है, उसी ब्रेकिंग से ये जहां जहां पर स्ट्रेस रॉक स्ट्रेंथ से एक्सीड करेगा और वहां पर वो ब्रेक हो जाएगी, और इस तरह के झटके आते रहेंगे। तो ये बेसिकली क्यूमुलेटिव है, और इसे मानना पड़ेगा कि हमें उस तरह की बिल्डिंग बनाकर वहाँ इस तरह के झटकों को अच्छा, सामने ये रहना जो सीखना बिल्डिंग पड़ेगा। का आप जिक्र कर रहे हैं कि भूकंप रोधी बिल्डिंग, आजकल ये तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स इस बात का दावा करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो सिक्योर हैं, सेफ हैं, भूकंप रोधी हैं, तो ये बिल्डिंग्स भूकंप रोधी कब तक का और कितनी रिएक्टर स्केल का भूकंप झेल पाती है? सबकी एक लिमिट होती नहीं, है ना। हाँ, देखिए वो डिपेंड करता है, आपको जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे ये जोन 4 में आता है, जैसे अब हम टिहरी डैम की बात करें, वो जोन 4 में ही आता है वो भी, क्योंकि वहां पर उत्तरकाशी से नीचे, चमोली से नीचे जोन 4 में आता है वहां पर भी। और जैसे हमें डैम को बचाना है, तो हमने उसे 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के लिए तैयार किया है, तो ये जोन 4 में आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपसे 4 से 7 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक स्वाभाविक है, यदि फ्यूचर में आते हैं तो आ सकते हैं। अब चूंकि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, जैसा आपने बताया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने बताया कि कैसी बिल्डिंग बेसिकली जो कोड प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बस ये चेक करना है। वो उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सिस्टम की। हमारे जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है 36, 46 जो स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, उन्हें प्रॉपर चेक होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा, आम यदि चेक जनता होगा सुशील जी प्रॉपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत, जब आम जनता घर खरीदती है तो वो हर चीज़ों का ख्याल तो रखते हैं कि हमें सुविधा क्या मिलेगी, क्या फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनको ये भी समझना चाहिए कि भूकंप रोधी बिल्डिंग है नहीं है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के बाशिंदों को ये समझना होगा। कैसे चेक कर सकते हैं, क्या लगता है उनको, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए जब वो अपनी कुछ नई बिल्डिंग या हाई राइज अपार्टमेंट में रहने जा रहे हो? तो हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, क्योंकि इसे इसे तो बिल्कुल चेक नहीं कर सकते आप। वो जो कागज भी दिखा सकता है कोई आपको कि भाई हाँ, ये है इस तरह का,
लेकिन उसकी रिलायबिलिटी जो बिल्डर है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर बेस करता है कि उसने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है नहीं। जब भी आप खरीदें तो ये ध्यान रखें कि उसमें जो लिफ्ट लगी है या जो जो स्टेयर्स बनी है वो प्रॉपर है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन, वो इंजीनियर से भी कांटेक्ट कराते हैं, उसने किस तरह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है, तो वो देखना पड़ेगा। और वो पूरा पूरा यदि आप बिल्डर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरह से बिल्डिंग बनी है, हमारी पूरी तरह से सेफ है नहीं। लेकिन मैं तो ये इसे लेकर, जो अभी बिल्डिंग बन रही है, बनने वाली है, उनपे प्रॉपर चेक होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अच्छा, जैसे कि हमने हमेशा देखा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जैसे आपके घर में जो घर होगा आपका, जो आप बिस्तर में होंगी, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो हम क्या करेंगे? ये मॉक ड्रिल नहीं होता, हो रहा है शायद, हाँ ये उस जगह तो हो रहा है। तो ये स्कूलों में मॉक ड्रिल होना चाहिए, बच्चों को फिर डर ही नहीं लगेगा, उन्हें पता होगा इस तरह की शेकिंग हो सकती है और हमें ये करना है उसके बाद में। हाँ जैसे हाँ। जापान में तो और दूसरे कंट्रीज में तो वो कराते हैं, हमारे यहाँ भी करा रहे हैं। हम्म हमारे यहाँ भी काफी जगह वो मॉक ड्रिल कराते हैं। हिमाचल में हम्म प्रोफेसर अचित गुप्ता वगैरह ने वो हम्म काफी इस तरह के प्रोग्राम किए थे कि इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ट्रिगर करेगा तो क्या होगा, हम्म तो वहाँ बाकी सारी सिस्टम कैसे मूव करेंगे, हम्म मतलब सेफ्टी के लिए लोग कैसे जाएंगे, हम्म लोगों की हेल्प के लिए कैसे जाएंगे, हम्म और जो जनरल कॉमन आदमी है उसे भी ज्यादा हम्म। नॉलेज देने की जरूरत है और इसके देखिए, ये ऊपर। बहुत ज़रूरी होता है सुशील जी कि प्रशासन तो अपना काम करता है, चाहे मॉक ड्रिल करवाए या फिर आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत पैनिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा, लोग भगदड़ मच जाती है, सोसाइटी से बाहर आते हैं, घरों से बाहर निकल के सड़कों पे आ जाते हैं। तो आप तो अवेयर हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपने जो बताया अभी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए उस समय। हम्म। सारे लोग पैनिक करेंगे तो दिल्ली स्टेशन जैसी स्थिति हो जाएगी। एग्जैक्टली। और तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टेयर्स, इस तरह से इतने सारे लोग स्टेयर्स पर आ जाएंगे तो स्टेयर अपने बिना अर्थक्वेक के भी नीचे आ सकती है वो। हम्म तो अभी ध्यान रखना होगा कि जो किस लेवल पर कैसे, मैंने कहा ना मॉक ड्रिल और इस तरह की जो नॉलेज होती है कि जो लोग थर्ड और उससे अबव है और शेकिंग स्टार्ट हो गई, तो हम्म आपको वहीं पर कोई अच्छी सी टेबल ऐसी लकड़ी की बनाकर रखनी चाहिए, उसके नीचे बैठ सकते हैं आप। हम्म या बहुत सारे स्टेप्स दिए होते हैं कि आपको क्या करना है यदि शेकिंग स्टार्ट हो जाती है। और यदि सड़क पर है तब आपको कोई हाई पावर बिल्डिंग, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपके सिर से ना जा रही हो, हम्म और कोई भी ट्री आसपास में ना हो बड़ा, और हम्म आप बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर हो जाएं, वो हम्म सब गिरती चीजें गिर सकती हैं। और घर में भी जब जैसे दिल्ली में इस तरह की शेकिंग या इस तरह के स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ट्रिगर कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो आप कोई ऐसी चीज ना रखें कि जैसे कोई अलमीरा रखा है उसे प्रॉपर फिक्सिंग होना चाहिए, यानी हम्म वो गिर जाए आपके ऊपर, या अनस्टेबल चीजें नहीं होनी चाहिए घर में भी। और कोई हम्म ऐसा प्लेस भी होना चाहिए कि जहां पर एकदम से बैठ सकते हैं। जो हम्म नीचे की बिल्डिंग में फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर है या नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर है, वो शेकिंग में नीचे ट्राई कर सकते हैं, आ सकते हैं। पर जो हाई राइज जो 36 माले पर है उसे नहीं ट्राई करना चाहिए, और लिफ्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करना है हाँ, उसमें ये एक पॉइंट उस होता समय। है सुशील जी, ये शायद सभी दर्शक जानना चाहते हो, जो कितना पैनिक हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लिफ्ट का यूज करते हैं, कुछ इसको अवॉइड करते हैं। तो क्या लिफ्ट यूज करनी चाहिए या नहीं, और नहीं नहीं, करनी बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए हाँ, उस और समय, नहीं करनी चाहिए तो उसका करनी रीजन चाहिए। क्या है? नहीं, रीजन तो यही होगा, शेकिंग हो रही है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सकता है कोई, हाँ। और कोई वो अपने आप में लिफ्ट एक अनस्टेबल एक उसका भी चैम्बर होता है, हम्म उसमें क्रैकिंग आ सकती है और ज्यादा लॉस हो सकता है आपको, आप फंस सकते हैं उसमें, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। हम्म। और इसके अलावा कुछ ऐसी एहतियात जो सभी को बरतनी चाहिए, क्या लगता है सुशील देखिए जी? हाँ। अर्थक्वेक दिल्ली में जब हम पता है कि ये भी थोड़ा सा सेस्मिक जोन 4 में है, तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स जो है उन्हें और बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह की मॉक ड्रिल्स को और ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए कि जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस आए कि अर्थक्वेक होता क्या है, कितने डेप्थ से क्यों आ रहा है, यहाँ पर कॉज क्या हो सकता है दिल्ली में उसका। यदि हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो जरा सी शेकिंग से हमें एकदम से घबराहट हो जाएगी और हम लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी ट्रेनिंग थोड़ा सा, इतने सारे स्कूल्स हैं उसमें मॉक ड्रिल कर सकते हैं, इस हाँ तरह के प्रोग्राम्स हम रख सकते हैं। हाँ। और इस तरह की बच्चों को अवेयरनेस, तो बच्चे घर में भी आकर डिस्कस करेंगे और उनके बिल्कुल पेरेंट्स को बुलाकर उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे साइंटिस्टों को बुलाकर उनकी टॉक देकर उन्हें विजुअल बताकर भी इस तरह से होता है और अभी ये सेफ्टी रखनी है, हुँ। चलिए, बहुत ये शुक्रिया प्रोग्राम। सुशील जी, आपने बहुत तमाम बातें हमें समझाई और बताई भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।